Hello everyone, welcome back to All About Mathematics. If you like our content, don't forget to like, share and subscribe our channel. So in this video, we are going to discuss complete solution of complex analysis from December 2016 question paper. So let us start with the first question. In first question, the radius of convergence of the series sum of zn square where n equals to 1 to infinity is. यहाँ रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालनी है, पार्ट बी का क्वेश्चन है, सो सिंगल करेक्ट ऑप्शन होगा. सो सम ऑफ एन इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी जेड एन स्क्वायर की वैल्यू हम इस तरीके से लिख सकते हैं. सम ऑफ जेड एन स्क्वायर को लिख सकते हैं जेड प्लस जेड रेस टू द पावर 4 प्लस जेड रेस टू द पावर 9 एंड सो ऑन. देन यहाँ से अगर ए एन की वैल्यू, अगर ए एन इस सीरीज को हम इस सीरीज से कंपेयर करें पावर सीरीज से, सम ऑफ ए एन जेड रेस टू द पावर एन इज अ पावर सीरीज अबाउट ओरिजिन, तो अगर इससे कंपेयर करेंगे देन ए एन की वैल्यू 1 एंड 0 आ रही है. 1 आ रही है व्हेन n इक्वल्स टू m स्क्वायर वेयर m इक्वल्स टू 1 2 3 एंड सो ऑन, एंड 0 आ रही है अदरवाइज, मतलब n इक्वल्स टू m स्क्वायर के अलावा जो केसेस हैं उनके लिए. सो यहाँ से आर ओ सी अगर कोशी रूट टेस्ट से निकाले देन आर ओ सी होती है लिमिट n टेंस टू लिमिट 1 बाई आर इक्वल्स टू 1 बाई लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी मॉड्यूलस ऑफ ए एन रेस टू द पावर 1 बाई एन. या तो इस फार्मूला से निकालो या फिर कोशी हार्डमार्ट फार्मूला यहाँ अप्लाई करें, देन इससे आर की वैल्यू आएगी आर इक्वल्स टू 1 बाई लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी सुप्रीमम ऑफ मॉड्यूलस ए एन रेस्ट टू द पावर 1 बाई एन. सो यहाँ से अगर इस ए एन के सुप्रीमम की बात करें, इस ए एन के लिए सुप्रीमम आएगा 1, लिमिट सुपीरियर. सो अगर लिमिट सुपीरियर 1 आ रहा है दैट्स वाई ये केस 1 में चला जाएगा, 1 बाई 1 इक्वल्स टू 1, सो आर इक्वल्स टू 1 आ गया. अगर आर इक्वल्स टू 1 आ रहा है देन ये रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होगी, सो आर इक्वल्स टू 1 इंप्लाइज ऑप्शन सी करेक्ट हो गया. सो फर्स्ट क्वेश्चन में ऑप्शन सी करेक्ट हो गया. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. In the next question given that let's see the circle modulus of z equals to 3 by 2 in the complex plane that is oriented in the counterclockwise direction. The value of a for which the integral equals to 0. So integration over c of f z dz equals to 0 आ रहा है एक किस वैल्यू के लिए. सो अगर इसके लिए निकाले देन इंटीग्रेशन इसका निकालना है. तो यहाँ से जेड स्क्वायर माइनस 3z प्लस 2 का फैक्टराइजेशन करें देन फैक्टर्स बनेंगे z माइनस 2 एंड z माइनस 1. सो इस वैल्यू को सिंप्लीफाई करके हमने ये लिख देना है. यहाँ से ये वैल्यू आ गई. और अगर डोमेन की बात करें, हमें सर्कल दिया सी इक्वल्स टू जेड इक्वल्स टू 3 बाई 2. सो जो सर्कल दिया उसकी रेडियस है 3 बाई 2. सो एक ऐसा सर्कल जिसका सेंटर एट 0 0 एंड रेडियस 3 बाई 2. सो ये वैल्यू 3 बाई 2 आ गई. सो यहाँ जो 1 है वो 1 तो इनसाइड लाई करेगा डोमेन के, और 2 यहाँ है जो आउटसाइड द डोमेन लाई कर रहा है. सो रेजिड्यू एट जेड इक्वल्स टू 2, आउटसाइड द डोमेन होने की वजह से रेजिड्यू आ जाएगा 0. दैट्स व्हाई रेजिड्यू एट जेड इक्वल्स टू 0 2 इक्वल्स टू 0 एंड रेजिड्यू एट z इक्वल्स टू 1 z इक्वल्स टू 1 डोमेन के अंदर लाई कर रहा है. डोमेन के अंदर लाई कर रहा है देन उसके अंदर जो सिंगुलरिटी है उस वजह से सिंगुलरिटी होने की वजह से इस ये पोल सिंगुलरिटी है. सो यहाँ से रेजिड्यू आएगा लिमिट z टेंस टू 1 z माइनस 1 इंटू एफ जेड. सो अगर सिंप्लीफाई करते हैं देन वैल्यू आती है इसमें z टेंस टू 1 रखेंगे देन वैल्यू आएगी माइनस 2 प्लस ए. सो माइनस 2 प्लस ए आती है देन बाई कोशी रेजिड्यू थ्योरम इंटीग्रेशन ओवर सी ऑफ एफ जेड डी जेड इक्वल्स टू 2 पाई आएटा सम ऑफ रेजिड्यू. सो 2 पाई आएटा और सम ऑफ रेजिड्यू यहाँ रेजिड्यू z इक्वल्स टू 1 पे आए माइनस 2 प्लस ए. तो माइनस 2 प्लस ए आ गए और इस इंटीग्रल की वैल्यू इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड डी जेड की वैल्यू हमारे पास 0 है. दैट्स वाई इसकी वैल्यू 0 आ गई. वैल्यू 0 आई है देन यहाँ से माइनस 2 प्लस ए इक्वल्स टू 0 आ जाएगा. दैट इज वाई ए इक्वल्स टू 2 आ गया. देन यहाँ से करेक्ट ऑप्शन आ गया ऑप्शन सी. ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट हो गया. सो सेकंड क्वेश्चन में करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग सपोज f and g are entire functions and gz doesn't equals to 0. मतलब gz की वैल्यू किसी भी z के लिए 0 नहीं, g की वैल्यू किसी भी z के लिए 0 नहीं, for all z belongs to c. And if modulus of fz is less than equals to modulus of gz देन वी कंक्लूड दैट. हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं इन स्टेटमेंट से. हमारे पास ये वैल्यू दिया f और g दो एंटायर फंक्शन है. मॉड्यूलस ऑफ gz doesn't equals to 0 and modulus of fz does less than equals to modulus of gz. So option A is saying fz doesn't equals to 0 for all z belongs to c. Second statement is saying f is constant function. Third statement is saying f0 equals to 0 and last statement is saying for some c belongs to c fz equals to c gz. So one by one options को compare करेंगे. So modulus of fz is less than equals to modulus of gz. That's why अगर यहाँ से सिंप्लीफाई करें एच जेड एक अदर फंक्शन अज्यूम करें देन उसकी एच जेड इक्वल्स टू मॉड ऑफ एफ जेड बाई सी जेड अगर अज्यूम करें
देन इस गिवन इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके इसको अगर डिनोमिनेटर में लाएं देन मॉड्यूलस ऑफ एफ जेड जी जेड आ जाएगा हमारे पास, विच इज लेस देन इक्वल्स टू 1 आ जाएगा यहाँ से। सो इस इक्वेशन सिंप्लीफाई करके हमने एक अदर फंक्शन जी एच जेड एज्यूम किया है जो लेस देन इक्वल्स टू 1 है। सो एफ जेड और जी जेड दोनों एंटायर फंक्शन, देन उन दोनों का रेशियो भी एंटायर होगा क्योंकि जी जेड डजंट इक्वल्स टू 0, दैट्स व्हाई एफ जेड जी जेड हमारे पास फंक्शन डिफाइन हो जाएगा क्योंकि जी जेड डजंट इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू सी, दैट्स व्हाई जी एच जेड भी हमारे पास एंटायर फंक्शन आ गया, एच जेड एंटायर आ गया, साथ ही मॉड्यूलस ऑफ एच जेड इज लेस देन इक्वल्स टू 1 implies बाउंडेड। सो एंटायर प्लस बाउंडेड implies कांस्टेंट फंक्शन हो जाता है वैल्यूएबल्स थ्योरम से। सो ये फंक्शन हमारे पास कांस्टेंट आ गया। सो लेट अस अज्यूम एच जेड इक्वल्स टू सी, एच जेड हमने कांस्टेंट सी अज्यूम कर लिया है, सो दैट्स व्हाई एफ जेड ओवर जी जेड इक्वल्स टू सी। सो यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे एफ जेड इक्वल्स टू सी जी जेड, where c is a constant, so constant, that's why c belongs to complex, that's why f z equals to c g z। so option d यहाँ से करेक्ट आ गया। so third क्वेश्चन में ऑप्शन डी करेक्ट है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is saying like f is a holomorphic function on 0 to epsilon, mod of z is between 0 to epsilon where epsilon is greater than 0 given a convergent Lorentz series. Lorentz series is saying sum of n equals to sum of a n z n where n equals to minus infinity to plus infinity, given also that limit z tends to 0 modulus of f z equals to infinity, we conclude that देन हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं। सो गिवन फंक्शन में हम क्या कह रहे हैं, एफ होमोमॉर्फिक फंक्शन है और मॉड्यूलस ऑफ जेड की वैल्यू 0 टू एप्सिलॉन के बीच में, वेयर एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0, गिवन बाय ए कन्वर्जेंट लॉरेंस सीरीज। सो सम ऑफ सीरीज हमें दी हुई है मॉड्यूलस सम ऑफ ए एन जेड रेस्ट टू द पावर, साथ ही गिवन कंडीशन दी है लिमिट जेड टेंड्स टू 0 मॉड्यूलस ऑफ एफ जेड इक्वल्स टू इन्फिनिटी। सो ये गिवन कंडीशन इंप्लाई करती है फंक्शन में पोल सिंगुलैरिटी होगी। सो अगर पोल सिंगुलैरिटी है फंक्शन में देन फंक्शन में यहाँ से पोल सिंगुलैरिटी होगी। सो अगर पोल सिंगुलैरिटी है फंक्शन में देन फंक्शन को अगर लॉरेंस सीरीज से कंपेयर करें, लॉरेंस सीरीज में फंक्शन कुछ इस तरीके से लिखा जाता है वेयर एफ जेड इक्वल्स टू सम ऑफ ए एन जेड माइनस जेड जीरो रेस्ट टू द पावर एन प्लस सम ऑफ बी एन जेड माइनस जेड जीरो रेस्ट टू द पावर माइनस एन, वेयर दिस वन इज रेगुलर पार्ट एंड दिस वन इज प्रिंसिपल पार्ट। सो हमें जो गिवन फंक्शन है उसमें पोल सिंगुलैरिटी दी हुई बिकॉज ऑफ यहाँ से, क्योंकि 0 टू एप्सिलॉन के बीच में तो होलोमॉर्फिक फंक्शन है, उसके आगे का हमें नहीं पता है। व्हेन एप्सिलॉन की वैल्यू से ज़्यादा आएगी वैल्यूज मॉड ऑफ जेड की, देन व्हाट अबाउट दैट थिंग। देन यहाँ से जो कंडीशन दी है वो इम्प्लाई करती है जेड इक्वल्स टू 0 पे फंक्शन में पोल सिंगुलैरिटी। सो जेड इक्वल्स टू 0 पे अगर पोल सिंगुलैरिटी है तो अगर किसी भी फंक्शन में पोल सिंगुलैरिटी होती है देन उसके लोरेंट एक्सपेंशन में यहाँ से जो ये प्रिंसिपल पार्ट है उसमें टर्म्स एग्जिस्ट करेगी और साथ ही फाइनाइट टर्म एग्जिस्ट करेगी। बिकॉज ऑफ रिमूवेबल सिंगुलैरिटी में तो प्रिंसिपल पार्ट में नो टर्म्स एग्जिस्ट करती है और पोल सिंगुलैरिटी में प्रिंसिपल पार्ट में फाइनाइट टर्म्स एग्जिस्ट करती है और एसेंशियल सिंगुलैरिटी पे प्रिंसिपल पार्ट में इनफाइनाइट टर्म एग्जिस्ट करती है। सो यहाँ पोल सिंगुलैरिटी है दैट्स व्हाई इसमें फाइनाइट टर्म एग्जिस्ट करेगी, कंप्लीटली जीरो भी नहीं होगा और कंप्लीटली इनफाइनाइट टर्म्स भी एग्जिस्ट नहीं करेगी, फाइनाइट टर्म्स एग्जिस्ट करेगी। देन फर्स्ट स्टेटमेंट इज सेइंग a1 डजंट इक्वल्स टू 0 एंड an इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन 0। यहाँ तो डायरेक्टली ये कहा जा रहा है सिर्फ a-1 डजंट इक्वल्स टू 0 आएगा और बाकी a-2 a-c एंड a-so on सारे 0 आएंगे व्हेन n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। सो ये कंडीशन तो नहीं दी होती पोल सिंगुलैरिटी में, तो ये है कि फाइनाइट टर्म एग्जिस्ट करेगी, देन कंप्लीटली ये नहीं कह सकते सिर्फ एक ही टर्म एग्जिस्ट करेगी। सो यहाँ से ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट सेइंग a-n डजंट इक्वल्स टू 0 फॉर सम n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 and an equals to 0 for all n is greater than equals to 1 n greater than। so यहाँ से ये कंडीशन करेक्ट हो गई क्योंकि ये कह रहा है कि फाइनाइट टर्म्स के लिए तो नॉन जीरो है, सम टर्म फॉर सम n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 एंड उसके बाद में आने के बाद वैल्यू ये सारी a माइनस n जीरो हो जाएगी। सो फाइनाइट टर्म एग्जिस्ट हो गई तो ये डिफाइन कर, सो यहाँ से b करेक्ट हो गया। देन c and d आर there is no need to check c and d because of part b का क्वेश्चन है देन सिंगल करेक्ट है, बट स्टिल वी वांट देन सी ऑप्शन कह रहा है a माइनस n इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। ये कह रहा है प्रिंसिपल पार्ट में टर्म ही एग्जिस्ट नहीं करी, बट पोल सिंगुलैरिटी है दैट्स व्हाई प्रिंसिपल पार्ट में टर्म्स तो एग्जिस्ट करेगी। सो ऑप्शन सी डिस्कार्ड हो गया। एंड लास्ट ऑप्शन इज सेइंग a n डजंट इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। ये एसेंशियल सिंगुलैरिटी को डिनोट कर रहा है क्योंकि प्रिंसिपल पार्ट में इनफाइनाइट टर्म्स होगी, दैट्स व्हाई ये ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो गया। सो यहाँ से करेक्ट ऑप्शन आया ऑप्शन बी। सो फोर्थ क्वेश्चन में करेक्ट ऑप्शन आया ऑप्शन बी। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इस तरीके से हमने पार्ट बी के जो 4 क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे डिस्कस कर लिए। नाउ कम टू द पार्ट सी।
First question is saying, consider the polynomial pz equals to sum of a n z raised to the power n, where n equals to 1 to n and n is between 1 to infinity, where a n belongs to r minus 0. Then with d equals to w belongs to c in modulus of w less than 1. Then pd contained in our option B saying pd is open, option C saying pd is closed, and last option is saying pd is bounded. So यहाँ से pz हमें ये पावर सीरीज दी हुई है. सो पावर सीरीज में एन की वैल्यू 1 टू इन्फिनिटी दी है और ए एन आर माइनस 0 दिया हुआ है. देन डी जो डोमेन दिया हुआ है, डी यहाँ से हमें ये दिया है. सो एज वी कैन सी यहाँ पे इनइक्वलिटी डिनोट की है और जहाँ भी इनइक्वलिटी होगी वो सेट ओपन होगा. सो यहाँ से ये डी डोमेन ओपन हो गया. तो डी ओपन हो गया और साथ ही पावर सीरीज दी हुई है. दैट्स फंक्शन एनालिटिक. फंक्शन एनालिटिक है. देन साथ ही हमें फंक्शन दिया ये पोलिनोमियल फंक्शन हो गया और पोलिनोमियल फंक्शन दिया है. दैट्स फंक्शन एनालिटिक हो गया. फंक्शन पोलिनोमियल फंक्शन एनालिटिक फंक्शन होते हैं और एनालिटिक फंक्शन साथ ही ये ओपन मैपिंग थ्योरम सेटिस्फाई करेगा. सो ओपन मैपिंग थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर डी ओपन है देन पीडी हमारे पास ओपन आएगा एनल ओपन मैपिंग थ्योरम से. तो हमारे पास डी ओपन, दैट्स वाई पीडी ओपन आ गया. और अगर पीडी ओपन आ गया देन यहाँ से ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा. और अगर पीडी अगर ओपन है देन पीडी क्लोज नहीं हो सकता. दैट्स वाई ऑप्शन सी डिस्कार्ड हो गया. सो पीडी ओपन आ गया. एंड नेक्स्ट अगर ऑप्शन की बात करें, डी बाउंडेड है क्योंकि z लेस देन 1, मोड ऑफ डी w लेस देन 1. सो यहाँ से बाउंडेड कंडीशन को दिखा रहा है. सो अगर ये बाउंडेड है दैट्स वाई एनालिटिक फंक्शन है. एनालिटिक फंक्शन है देन फंक्शन कंटिन्यूस होगा. देन कंटिन्यूस अगर फंक्शन होगा देन उसमें आईवीपी थ्योरम होल्ड होगी. सो आईवीपी थ्योरम अगर होल्ड हो रही है देन डी डोमेन के लिए पीडी हमारे पास उसकी इमेज सेट जो मैपिंग बन रही है वो पीडी सेट हमारे पास बाउंडेड ही आएगी क्योंकि डी बाउंडेड है. डी बाउंडेड देन पीडी बाउंडेड आ गया. दैट्स वाई यहाँ से ऑप्शन डी भी करेक्ट हो गया और ऑप्शन बी करेक्ट हो गया. और यहाँ पे ये नहीं दिया हुआ कि डी रियल ही होगा. दैट्स वाई पीडी कैन बिलोंग्स टू रियल नंबर, नॉट ओनली रियल, दिस कैन ऑल्सो बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर. सो अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग्स कर दैट्स वाई डजंट कंटेन इन आर. दैट्स वाई यहाँ से ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया क्योंकि यहाँ से ये लिया हुआ है कि ए एन बिलोंग्स टू. दैट्स वाई फंक्शन डी पीडी कैन ऑल्सो बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर. दैट्स वाई यहाँ से ऑप्शन ए भी डिस्कार्ड हो गया. तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आया यहाँ से ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी आर करेक्ट ऑप्शंस. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. कंसीडर द पॉलिनोमियल फंक्शन. पॉलिनोमियल में दिया हुआ pz इक्वल्स टू सम ऑफ n इक्वल्स टू 0 to 5 a n z raised to the power n and sum of b n z n where n equals to 0 to 9 where a n and b n belongs to r for every n. a5 doesn't equals to 0 and b9 doesn't equals to 0. Then the counting roots with multiplicity we can conclude that pz has. So if we are just checking then हमें जो पॉलिनोमियल दिया रूट्स की बात की हुई कि कितने रूट्स रियल होंगे एंड कितने कॉम्प्लेक्स होगी. सो यहाँ से हमें जो pz दिया हुआ सम ऑफ an. अगर यहाँ से इस पार्ट की बात करें ये 5 डिग्री का पॉलिनोमियल बन रहा है और ये 9 डिग्री का पॉलिनोमियल बन रहा है. सो 5 + 9 इम्प्लाइज इसमें एग्जैक्ट 5 रूट्स क्योंकि यहाँ से a5 डजंट इक्वल्स टू 0 और यहाँ से b9 डजंट इक्वल्स टू 0. सो यहाँ से टोटल 5 रूट्स एग्जिस्ट करेंगे और यहाँ से टोटल 9 रूट्स एग्जिस्ट करेंगे. सो टोटल अगर pz की बात करें देन pz में 5 + 9 इक्वल्स टू 14 रूट्स एग्जिस्ट करेंगे. सो 14 रूट्स एग्जिस्ट करेंगे. रूट्स कैन बी रियल एंड इमेजिनरी बोथ. तो यहाँ पे 14 रूट्स अगर एग्जिस्ट करें देन 14 के 14 कॉम्प्लेक्स होंगे. दैट्स वाई ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा. और अगर रूट्स के अंदर की बात करें रूट्स कौन से होंगे कि कॉम्प्लेक्स होंगे या रियल होंगे. देन अगर यहाँ पे 5 रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं देन वी नो दैट एवरी ऑड डिग्री पॉलिनोमियल हैज एटलीस्ट वन रियल रूट. सो एटलीस्ट वन रियल रूट के कॉन्सेप्ट से यहाँ से एक रूट तो इसका रियल हो जाएगा. प्लस ये भी 9 डिग्री का पॉलिनोमियल दैट्स वाई एक रियल रूट इसका, ये भी ऑड नंबर है. सो 1 + 1 इक्वल्स टू टोटल 2 रूट्स. देन एटलीस्ट 2 रियल रूट्स होंगे. दैट्स वाई ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा. सो अगर 2 रियल हो गए देन बचे हुए 14 बचे हुए 12 रूट तो कॉम्प्लेक्स ही होंगे. एटलीस्ट या 2 तो वो होंगे उसके अलावा कॉम्प्लेक्स. जहाँ 14 रूट कॉम्प्लेक्स लाई कर रहे हैं देन उसके अंदर 12 इज लेस देन 14. तो अगर 14 रूट्स एग्जिस्ट है देन 12 रूट भी तो एग्जिस्ट है ही ना इसी में. दैट्स वाई यहाँ से डी ऑप्शन भी करेक्ट हो जाए. तो यहाँ से करेक्ट ऑप्शन आया ए बी एंड डी आर करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन. सिंपल कंसेप्ट लगा. एटलीस्ट every odd polynomial has at least one real root. That's why 1 + 1 equals to 2 real root आ गया. That's why ऑप्शन ए करेक्ट हो गया. 5 + 9 equals to 14 टोटल रूट्स आएंगे. That's why 14 रूट का कंसेप्ट लग गया. और 12 रूट का कंसेप्ट उससे लगा है
देन जहाँ 12 रूट लाई कर रहे हैं वहाँ 14 तो ऑब्वियस लाइक, जहाँ 14 रूट लाई कर रहे हैं दैट्स वाई वहाँ 12 तो ऑब्वियस लाइक करेंगी, दैट्स वाई ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। सो यहाँ से ए बी एंड डी आर करेक्ट ऑप्शंस। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, लेट डी बी द ओपन यूनिट डिस्क इन सी and let z belongs to z defining from d to d be a holomorphic function, then z0 equals to 0 and hz equals to gz by z, where z belongs to d and z doesn't equals to 0 and g dash 0 equals to g dash 0 होगा when z equals to 0, which of the following statement are true, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा। सो अगर गिवन कंडीशंस को देखिए, z d to d में एक फंक्शन डिफाइन है डी ओपन डिस्क के साथ ही g0 इक्वल टू 0 डिफाइन, देन hz हमें एक फंक्शन दिया हुआ है gz बाई z, hz फंक्शन है जिसकी वैल्यू gz बाई z होगी व्हेन z डजंट इक्वल्स टू 0 और व्हेन z इक्वल्स टू 0 होगा देन g डैश 0 आएगा। सो इसमें कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा। सो ये जो गिवन कंडीशन है ये हमें स्वार्ट्स लीमा की कंडीशन है। सो स्वार्ट्स लीमा हमें कहती है एफ डी टू डी अगर कोई फंक्शन है विच इज विद mod of z लेस देन 1 ओपन डिस्क दिया देन f0 इक्वल्स टू 0 हो, देन f of z is less than equals to z raised to the power n for every z belongs to d। फर्स्ट कंडीशन तो ये होगी और सेकंड कंडीशन होगी हमारे पास मॉड्यूलस ऑफ f dash 0 is less than equals to n फैक्टोरियल। सो अगर यहाँ से बात करें देन hz हमें जो फंक्शन दिया है वो दिया है gz by z गिवन क्वेश्चन में, यहाँ से ये दिया है gz by z। सो इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं g0 gz माइनस g0 बाई z माइनस 0, ये स्टिल सेम ही रहेगा क्योंकि g0 की वैल्यू भी 0 है। तो किसी भी फंक्शन में से 0 घटाने और 0 जोड़ने में उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लाइक 1 हमें कोई भी डिजिट 5 दिया है, सो 5 प्लस 0 इक्वल्स टू 5 माइनस 0, सो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा उसमें इक्वल्स टू 5, दैट्स वाई इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और अगर दोनों तरफ लिमिट हम अप्लाई करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट z टेंस टू 0 एट hz इक्वल्स टू लिमिट z टेंस टू 0 gz माइनस g0 बाई z माइनस 0। सो ये सिंप्लीफाई करेगा डिफरेंशिएशन एट z इक्वल्स टू 0, सो gz 0 आ जाएगा। सो gz अगर एंटायर फंक्शन है, हमें गिवन है gz एंटायर है, gz एंटायर है दैट्स वाई gz एनालिटिक है, gz एनालिटिक है देन उसके n डेरिवेटिव भी एनालिटिक होंगे दैट्स वाई g डैश z भी एनालिटिक होगा। सो अगर g डैश z एनालिटिक है देन ये एनालिटिक फंक्शन, और अगर ये एनालिटिक फंक्शन है देन hz भी हमारे पास एनालिटिक आएगा, that's why hz is analytic in D, then hz अगर analytic है D में then hz is holomorphic in D, that's why option A correct हो गया यहाँ से। now come to the next option। अगर next options की बात करें then हमने यहाँ स्वार्ट्स लीमा के स्टेटमेंट में लिखा है अगर स्वार्ट्स लीमा होल्ड होती है देन मोड अगर एफ डी टू डी एनालिटिक है साथ ही मॉड्यूलस ऑफ z इज लेस देन 1 विद f0 इक्वल्स टू 0, then modulus of fz is less than z by z raised to the power n for all z belongs to c। so अगर hz analytic है then hz can be written as modulus of hz less than equals to z raised to the power n। so यहाँ से gz by z is less than equals to z minus z raised to the power n minus 1, that's why hz is less than equals to z minus raised to the power n। so यहाँ से hz is less than equals to 1 आ जाएगा। तो hz is less than equals to अगर बना रहा है दैट्स वाई hz is contained in d बार आ गया, hz is contained in d बार आ जाएगा दैट्स वाई यहाँ से ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और अगर डेरिवेट hz है हमारे पास hd कंटेन्ड इन d बार आ रहा है, hd d बार के अंदर ही कंटेन कर रहा है, hz इज लेस देन इक्वल्स टू 1 आएगा। सो hz gz बाई z है और hz को हम g डैश 0 when z doesn't equals to 0, so g डैश 0 is less than equals to 1 आएगा, बट यहाँ पे ग्रेटर देन 1 दिया है। सो ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगी क्योंकि hd कंटेन्ड इन d बार आ रहा है, दैट्स व्हाई g डैश 0 is less than equals to 1 but does not greater than 1, दैट्स व्हाई यहाँ से ऑप्शन सी डिस्कार्ड हो गया। और अगर लास्ट ऑप्शन की बात करें g of 1/2 is less than equals to 1/2, तो g of 1/2 हम स्वार्ट्स लीमा के सेकंड रिजल्ट से लिख सकते हैं, फर्स्ट रिजल्ट से लिख सकते हैं मॉड्यूलस ऑफ एफ जेड इज लेस देन इक्वल्स टू जेड रेस्ट द पावर एन। सो यहाँ से लिख सकते हैं g of 1/2 इज लेस देन इक्वल्स टू 1/2 रेस्ट टू द पावर एन, दैट्स वाई यहाँ से करेक्ट हो गया लास्ट स्टेटमेंट। सो इस क्वेश्चन में करेक्ट स्टेटमेंट आया ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी आर करेक्ट स्टेटमेंट्स। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question and last question of this video. Next question is saying let us take
fz be a meromorphic function given that modulus of z, sorry, fz is a meromorphic function given by z by x1 minus exponential z sin z, then z equals to 0 is the pole of order 2. For every k belongs to z, z equals to 2 pi iota k is a simple pole. For every k belongs to z minus 0, z equals to k pi is a simple pole. And z equals to pi plus 2 pi iota is a pole. So इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले मोनोमॉर्फिक फंक्शन क्या होता है ये देखेंगे, एंड देन एक एक वैल्यू को, एक एक क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करके देखते हैं कौन सा करेक्ट होगा. सो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन. सो लेट अस स्टार्ट विद द सॉल्यूशन. यहाँ हमें मैरोमॉर्फिक फंक्शन दिया है. देन कोई भी फंक्शन मैरोमॉर्फिक होगा किसी भी डोमेन डी में इफ कोई किसी भी पॉइंट पे, या तो वो रेगुलर पॉइंट हो या रिमूवेबल सिंगुलरिटी हो या फिर पोल सिंगुलरिटी हो, देन इन दिस केसेस आर द फंक्शन इज सेम मैरोमॉर्फिक फंक्शन. यानी रेगुलर पॉइंट, पोल सिंगुलरिटी या रिमूवेबल सिंगुलरिटी हो. सो यहाँ अगर देखिए ये फंक्शन मैरोमॉर्फिक है, दैट्स वाई इसमें z इक्वल्स टू, जब डेनोमिनेटर इक्वल्स टू 0 होगा देन उसी टाइम फंक्शन में प्रॉब्लम होगी, इसमें एसेंशियल सिंगुलरिटी आएगी नहीं. दैट्स वाई यहाँ पे सिंगुलरिटी होगी z, जब 1 माइनस एक्सपोनेंशियल z इंटू साइन z इक्वल्स टू 0 होगा, देन 1 माइनस एक्सपोनेंशियल z साइन z इक्वल्स टू 0 होगा, देन एक्सपोनेंशियल 1 माइनस एक्सपोनेंशियल z इक्वल्स टू 0 और साइन z इक्वल्स टू 0, बोथ केसेस आर पॉसिबल. दैट्स वाई व्हेन 1 माइनस एक्सपोनेंशियल z इक्वल्स टू 0 आएगा, देन 1 माइनस एक्सपोनेंशियल 1 इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल z, देन 1 इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल z आ जाएगा, देन एक्सपोनेंशियल z इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल 2 पाई आइटा के. सो एक्सपोनेंशियल 2 पाई आइटा के आने की वजह से z इक्वल्स टू 2 पाई आइटा के, वेयर k इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस सो ऑन. दैट्स वाई यहाँ पे ये हो गया सिंपल पोल. दैट्स वाई ऑप्शन भी करेक्ट आ गया. And if we are taking z equals to 0, sin z equals to 0, then sin z equals to 0 होगा, then sin z equals to sin k pi, where k equals to plus minus 1 plus minus 2, when k equals to also k also equals to 0, यहाँ k equals to 0 भी पॉसिबल है. सो यहाँ पे k equals to 0 भी आएगा. दैट्स वाई ऑप्शन बी करेक्ट आ गया, क्योंकि z में इंटीजर्स के सेट में 0 भी बिलोंग्स करता है. दैट्स वाई यहाँ से ये भी करेक्ट हो गया. देन इफ वी आर टेकिंग z इक्वल्स टू साइन z साइन k पाई, देन यहाँ से इस केस में आ जाएगा साइन k पाई आ जाएगा, वेयर k इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन आ जाएगा. दैट्स वाई यहाँ से z इक्वल्स टू k पाई, k बिलोंग्स टू z माइनस 0, वेयर z इक्वल्स टू k पाई इज अ सिंपल पोल. ये भी हमारे पास सिंपल पोल ही आएगा. सो अगर z इक्वल्स टू 0 पे बात करें, यहाँ ऑप्शन ए कह रहा है z इक्वल्स टू 0 इज अ पोल ऑफ ऑर्डर 2. सो z इक्वल्स टू 0 होगा व्हेन लिमिट टेंड्स टू 0 एंड fz लिमिट z टेंड्स टू 0, fz इक्वल्स टू लिमिट z tends to 0 z by 1 minus exponential z into sin z. So z by sin z, limit z tends to 0 sin z by z की वैल्यू 1 हो जाएगी. वी नो दैट लिमिट z tends to 0 sin z by z equals to 1. दैट्स वाई ये 1 में चला जाएगा और बाकी बची ये 3, 1 by exponential 1 by 1 minus exponential z. सो ये वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ टेंस करेगी. सो इसकी वजह से हमारे पास इसमें पोल सिंगुलरिटी आएगी. सो यहाँ पे सिंपल पोल होगा. सिंपल पोल होने की वजह से पोल ऑफ ऑर्डर 2 वाला ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएगा. सो यहाँ से ऑप्शन ए डिस्कार्ड हो गया. एंड नाउ कम टू द लास्ट ऑप्शन. लास्ट ऑप्शन क्या है? z इक्वल्स टू पाई प्लस 2 पाई एटा इज अ पोल. सो व्हेन z इक्वल्स टू पाई प्लस 2 पाई एटा होगा, देन हमें प्रॉब्लम तो तभी होगी जब z इक्वल्स टू पाई प्लस 2 पाई एटा में डिनोमिनेटर 0 हो. दैट्स व्हाई 1 माइनस एक्सपोनेंशियल पाई प्लस 2 पाई एटा इनटू sin पाई प्लस 2 पाई एटा. सो ये वैल्यू आएगी. इसको अगर बाई पार्ट्स में डिवाइड करें, यहाँ से अगर एक्सपोनेंशियल पाई इंटू एक्सपोनेंशियल 2 पाई एटा लिख सकते हैं. सो एक्सपोनेंशियल 2 पाई एटा इक्वल्स टू 1. दैट्स व्हाई ये वैल्यू सिंप्लीफाई होकर आ गई 1 माइनस एक्सपोनेंशियल पाई. सो 1 माइनस 1 डजंट इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल पाई. दैट्स व्हाई ये तो इक्वल्स टू 0 होगा नहीं. सो यहाँ से ये कंडीशन तो डिस्कार्ड कर देंगे, क्योंकि ये इक्वल्स टू 0 की तरफ तो जाएगा नहीं, जिसकी वजह से सिंगुलरिटी क्रिएट हो. दैट्स व्हाई ये कंडीशन तो डिस्कार्ड होगी. और साइन पाई प्लस 2 पाई एटा को हम लिख सकते हैं साइन पाई प्लस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा आता है. दैट्स वाई यहाँ से साइन 2 पाई आइटा आ गया. तो साइन 2 पाई आइटा आ जाएगा. साइन 2 पाई आइटा को हम लिख सकते हैं आइटा साइन हाइपरबोलिक 2 पाई. तो साइन हाइपरबोलिक की वैल्यू, साइन हाइपरबोलिक x वी नो दैट थ्रू आउट इंक्रीजिंग होगी. यहाँ से व्हेन x इज पॉजिटिव, तो x की यहाँ 2 पाई हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू. सो जब x इक्वल्स टू 2 पाई होगा, देन वैल्यू हमारे पास थ्रू आउट इंक्रीजिंग होगी. थ्रू आउट इंक्रीजिंग होगी, देन दिस वैल्यू कैन नॉट इक्वल्स टू 0. सो ये वैल्यू भी इक्वल्स टू 0 होगी. देन hx इक्वल्स टू fx इंटू gx की फॉर्म में लिया जाता है. ना तो fx इक्वल्स टू 0 हो, ना ही gx इक्वल्स टू 0, देन hx कैन नॉट इक्वल्स टू 0. सो अगर hx 0 ही होगा, देन उसमें सिंगुलरिटी नहीं होगी. सिंगुलरिटी नहीं होगी, देन यहाँ से मैरोमॉर्फिक सिंगुलरिटी है ही नहीं. दैट्स वाई यहाँ से ये सिंपल पोल भी नहीं, सिंगुलरिटी
इक्वल्स टू जीरो नहीं है, डेनोमिनेटर इक्वल्स टू जीरो नहीं है, देन पोल सिंगुलरिटी नहीं होगी, देन यहाँ से ये ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएगा। सो इस क्वेश्चन में हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आया ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी आर करेक्ट ऑप्शन। सो आज के इस वीडियो में हमने 4 क्वेश्चन पार्ट बी की डिस्कस किए और 4 क्वेश्चन पार्ट सी की डिस्कस किए। सो टोटल 8 क्वेश्चन हमने इस वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।